आज की कहानी है नकल करने वाली सास। बिमला की उम्र 65 साल थी, लेकिन उसे मॉडर्न दिखने का इतना शौक था कि वो अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं रखती थी। कुछ भी पहन लेती थी, जिसके कारण सभी के मजाक का कारण भी बन जाती। लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके बेटे राकेश की शादी होने वाली थी। बिमला अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करती है, तो उसका पति सुरेश उससे कहता है, भगवान जरा धरती पर पैर रख ले, शादी तेरे बेटे की है ना कि तेरी। थोड़े बजट का भी ध्यान रख। और तुझे कोई नहीं देखने वाला, सभी दूल्हा दुल्हन को ही देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो लोग तुम्हें कहें बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो इस पर बिमला भड़क जाती है और कहती है, सुनो जी, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या चाहते हैं, मैं भी आपकी तरह ये पुराने कपड़े पहनूं? तो सुरेश जी कहते हैं, अरे भगवान, पुराने कहाँ हैं? तुम्हारे भतीजे की शादी में तुमने एक ही बार तो पहने हैं, और ख़रीदने ही हैं तो एक जोड़ी कपड़े बहुत हैं। तुम तो अभी तक 10-12 साड़ियाँ खरीद चुकी हो, और सबके मैचिंग सैंडल और चूड़ियाँ अलग से। शादी एक ही दिन की है और तुमने तो 10-12 दिन का जुगाड़ बना लिया है। तो बिमला कहती है, मुझे आपकी तरह फटीचर दिखने का शौक़ नहीं है। आपकी चले तो मुझे बाई वाले कपड़े पहना दे। ठीक है, अगर आपको इतना ही खटक रहा है तो मैं कल ही सारी साड़ियाँ वापस कर आऊँगी। तो सुरेश जी सिर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ठीक है भगवान, तुम जीती मैं हारा, जो करना है करो। मैं तो बस इतना कहने आया था कि अभी बहुत सारा लेन देन बाकी है, ज़रा बजट में रह के शॉपिंग करो। फिर शादी का दिन नज़दीक आता है और राकेश की शादी हो जाती है। दुल्हन को देखकर सभी वाहवाही करते हैं, और जहाँ शादी में इतना तैयार होकर सज संवर कर रहने वाली बिमला की कोई झूठी तारीफ भी नहीं करता, वहीं दुल्हन के लिए तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। ये देखकर बिमला मन ही मन सोचती है, मैं अर्चना से कम थोड़े ही हूँ, मुझ में क्या कमी है? कल ही रिसेप्शन पार्टी है, अब मैं कल वाहवाही बटोरूंगी सबकी। मैं इसकी तरह रेडी होकर आऊँगी। अब बिमला नई दुल्हन के कमरे में जाती है और कहती है, बहू जरा अपनी रिसेप्शन वाली ड्रेस तो दिखाना, मैं भी तो देखूं कि तुझ पर वो ड्रेस अच्छी लगेगी या नहीं। मैं भी तेरी हेल्प कर देती हूँ, कहीं कल फ़ोटो ख़राब ना आए। तो अर्चना सोचती है कि मुझे कितनी अच्छी सास मिली है, जिसे ये चिंता है कि कहीं मैं कल अच्छी ना लगूं। तो अर्चना अपनी ड्रेस बिमला के सामने रख देती है। बिमला कहती है, बहू ज्वेलरी और सैंडल भी दिखाना। तो अर्चना ज्वेलरी और सैंडल भी बिमला को दिखा देती है। बिमला तुरंत ही उनके फ़ोटो खींचती है और यूं कहकर चली जाती है कि बहू ये सब तुझ पर बहुत सुंदर लगेगा। और वो तुरंत मार्केट के लिए रवाना हो जाती है, जहां वो एक कपड़े की दुकान पर जाती है और दुकानदार को फ़ोटो दिखाकर कहती है, भैया मेरे लिए भी सेम टू सेम ऐसी ही ड्रेस दिखा दो। तो दुकानदार कहता है, माँ जी आपके लिए, आप पहनेंगी ये ड्रेस? तो बिमला भड़क जाती है और दुकानदार को कहती है, क्यों, कौन सी किताब में लिखा है मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती? तो दुकानदार कहता है, नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि आपकी एज के हिसाब से कपड़े दिखा देता हूँ, वो आप पर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये सुनकर बिमला का पारा गर्म हो जाता है और कहती है, नास पीटे, तू कपड़े बेचने का काम करता है या सलाह बेचने का? सलाह देने का इतना ही शौक है तो एक सलाह के अंदर खोल ले। ये सब सुनकर दुकानदार चुप्पी साध लेता है और मन ही मन सोचता है, कितनी बेवकूफ़ बुढ़िया है, जिसको सही सलाह भी अच्छी नहीं लग रही। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपने कपड़े बेचने से मतलब है। और वो सेम टू सेम ड्रेस निकाल कर लाता है और बिमला को दिखा देता है। बिमला वो ड्रेस लेकर फिर जूते की दुकान पर जाती है और जाकर दुकानदार को फ़ोटो दिखाती है और कहती है, भैया ये वाले सैंडल दिखाना। तो दुकानदार कहता है, माँ जी नाप बताइए। तो बिमला कहती है, इतनी सामने बैठी तुझे नज़र नहीं आ रही, मेरे लिए दिखाने हैं। और बिमला पैर आगे कर देती है। तो दुकानदार मुस्कुराता है और कहता है, माँ जी आप ये सैंडल पहनेंगी, इनकी तो पेंसिल हिल है, आप गिर सकती हैं, आप ऐसा करिए बिना हिल वाले सैंडल ले लीजिए। तो बिमला कहती है,
क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है? पहनूंगी मैं, तेरे दिल पर सांप क्यों लेट रहे हैं? जो मैं कहती हूँ वही कर और चुपचाप सैंडल ला के दिखा दे। यूँ मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। तू जो मुस्कुरा रहा है क्या मुझे दिखाई नहीं देता? मैं तो सैंडल लेकर चली जाऊंगी। फिर ऐसा करना, दिल खोल कर मुस्कुराना। मुझे तेरे जैसे लोगों की सोच अच्छे से मालूम है। तुम ना तो कोई चीज़ ढंग की पहनते हो, ना ही दूसरों को पहनने देते हो। तो दुकानदार चुपचाप बिमला को सैंडल दे देता है और बिमला वहाँ से सैंडल लेके चली जाती है। फिर बिमला ज्वेलरी वाली शॉप पर जाती है और दुकानदार को फ़ोटो दिखाकर कहती है, भैया सेम टू सेम बिल्कुल ऐसी ही ज्वेलरी दिखाओ। दुकानदार बिमला को सेम टू सेम ज्वेलरी दिखाता है और बिमला ज्वेलरी लेकर घर चली जाती है। फिर अगले दिन रिसेप्शन का दिन आता है, सब तैयार होने लग जाते हैं। अर्चना भी अपनी एक फ्रेंड को लेकर पार्लर में तैयार होने के लिए चली जाती है और उसके जाने के बाद बिमला सोचती है कि अगर मैं भी पार्लर में गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं घर पर ही तैयार हो लेती हूँ। और बिमला अर्चना की पार्लर वाली को फ़ोन करती है और उससे वो मेकअप में क्या क्या अर्चना के लिए यूज करेगी वो सारा सामान लिखवा लेती है और बाद में अपने चेहरे पर भी वही यूज करके तैयार हो जाती है। बिमला तैयार होने में काफ़ी टाइम लगाती थी, इसीलिए उसे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। उधर अर्चना तैयार होके पार्लर से आती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। इधर राकेश के पिताजी बिमला के पास आते हैं और बाहर से ही आवाज़ लगाते हैं, भगवान तुम तैयार हुई या नहीं हुई? बहुत टाइम हो गया, बहू भी तैयार होकर आ गई है, तुम कब कमरे से बाहर निकलोगी? तो बिमला तैयार होकर आती है तो सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। सभी बिमला को देखकर अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। बिमला एकदम बंदरिया जैसी लग रही थी। बिमला आकर अपनी ननद से पूछती है, क्यों ननद जी, कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना सबसे अच्छी। तो ननद अपनी हंसी छुपाकर कहती है, हाँ भाभी, आप जैसा तो कोई लग ही नहीं रहा। और सभी अपनी हंसी छुपाने की कोशिश करते हैं। राकेश तो अपनी माँ को देखकर जैसे दांत ही पीस रहा था, लेकिन मेहमानों के सामने कुछ बोल नहीं पाया। और अर्चना राकेश से कहती है, ओहो, इसीलिए उन्होंने मेरी ड्रेस, ज्वेलरी और सैंडल के फ़ोटो लिए थे ताकि वो सेम टू सेम मेरी जैसी ड्रेस खरीद कर आज रिसेप्शन में पहने। लेकिन इन्हें कोई बताए ये कैसी लग रही हैं, एकदम बंदरिया लग रही हैं। और सभी लोग हंसने लग जाते हैं। सबको हंसता देख बिमला शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि सभी ने उसको बहुत समझाया और उसने किसी की भी नहीं मानी। अब सभी मेहमान खाना खाते हैं, नए जोड़े को उपहार देते हैं और आशीर्वाद देकर रवाना हो जाते हैं। जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, बिमला के चेहरे पर जलन शुरू हो जाती है और धीरे धीरे जलन इतनी बढ़ जाती है कि बिमला के चेहरे पर फफोले उठ जाते हैं, जिससे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और भागी भागी अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। और भागने के कारण हाई हील उसने पहन रखी थी, जिससे वो गिर जाती है और गिरकर उसका हाथ टूट जाता है। वह उठने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे उठा नहीं जाता और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यह देखकर सभी घर वाले भागे आते हैं और कुछ लोग उसे उठाकर बेड पर लेटाते हैं। फिर स्किन वाले डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर बताता है कि इन्होंने अपनी सेंसिटिव स्किन पर ब्लीच यूज कर ली है, जिसके कारण इनके चेहरे पर फफोले उठाए हैं और अब ये धीरे धीरे ठीक होंगे। एकदम से ठीक होने का इनका कोई इलाज नहीं है, इसीलिए मैं कुछ ट्यूब लिख देता हूँ जो आप चेहरे पर बराबर लगाती रहना। और इसके बाद बिमला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां उसके टूटे हुए हाथ पर प्लास्टर चलता है और वह कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। तब बिमला के पति उसे समझाते हैं कि ये सब तेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। बहू की नकल करने के चक्कर में आज तू हॉस्पिटल पहुंच गई है। अगर ऐसे ही उसकी नकल करती रही तो एक दिन भगवान को प्यारी हो जाएगी। ना तू उसकी नकल करती, ना तेरे चेहरे पर फफोले होते, ना तेरा हाथ टूटता। तू 2 साल की बच्ची थोड़े ही है जो तुझे अपनी और बहू की उम्र में फ़र्क नज़र नहीं आता। अपनी उम्र के हिसाब से सिंपल रहा कर। बहू की नकल करेगी तो बेवकूफ़ कहलाएगी। अब बिमला को भी अपनी गलती का एहसास होता है और जब वह ठीक होकर घर जाती है तो सबसे माफ़ी मांगती है और अब नकल करना छोड़ देती है और वो सादा जीवन जीती है। अब सभी उससे बहुत प्यार करते हैं और बहू भी उसकी खूब सेवा करती है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।